गांधी वाड्रा परिवार ने सचिन पायलट को बगावत करने से भले ही रोक लिया हो और उनकी घर वापसी करा दी हो, लेकिन अशोक गहलोत के लिए दिल्ली दरबार का ये फैसला थोपा हुआ है। इसलिए न तो अशोक गहलोत और न ही उनके समर्थक विधायक गुट को कबूल करने को तैयार हैं। यही वजह है कि जब विधायक दल की बैठक हुई तो गहलोत की कड़वाहट शब्दों में ढल गई और सबके सामने उन्होंने कहा कि वे तो बिना 19 विधायकों के भी बहुमत सिद्ध कर देते। सचिन पायलट के लिए गहलोत के ये शब्द साफ संकेत हैं कि उनके साथ फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। और लगे हाथ गहलोत ने आलाकमान को भी संदेश दे दिया कि उनके थोपे गए फैसले को लेकर भारी असंतोष है। पार्टी विधायक दल की बैठक दोनों गुटों की मुलाकात के साथ खत्म हो गई। दो धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस को जोड़ने और सरकार पर आए सियासी संकट को आलाकमान की कोशिशें टालने में कामयाब रही। लेकिन दोनों के बीच इस मुलाकात को लेकर गहलोत खेमा और मुख्यमंत्री खुद कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा गहलोत के उस संबोधन से लगाया जा सकता है जो उन्होंने विधायक दल की बैठक में दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम इन 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते, लेकिन वो खुशी नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। एक महीने तक दोनों खेमों के नेताओं और गहलोत पायलट के बीच रही कड़वाहट आलाकमान के इन प्रयासों से अभी दूर नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में गहलोत के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि पायलट की वापसी को प्रदेश कांग्रेस और अशोक गहलोत आलाकमान से थोपा हुआ फैसला मान रहे हैं। भले ही मजबूरन पायलट और उनके खेमे के विधायकों का इस बैठक में स्वागत किया गया, लेकिन अभी उनसे दूरियां कम नहीं हुई हैं। सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में भले ही सचिन पायलट समेत सभी कथित 19 बागी विधायक शामिल हुए, लेकिन इसके बाद फिर से दोनों खेमों में दूरियां बन गईं। दरअसल एक ही शहर में रहते हुए दोनों गुटों के विधायक एक जगह नहीं रुके हैं। गहलोत खेमे के विधायकों की बाड़बंदी जारी है और सभी को बैठक के बाद फिर से होटल में भेजा गया, लेकिन पायलट खेमे के विधायकों को यहां जगह नहीं दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने एक दिन पहले कहा था कि जो विधायक गए थे वो वापस आ गए हैं। हम सभी सारे गिले शिकवे दूर कर एक साथ मिलकर काम करेंगे। विधायकों की नाराजगी को लेकर गहलोत ने इस दौरान कहा कि उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। सभी विधायकों को मैंने समझाया है कि राजनीति में लोकतंत्र बचाने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए सहना भी पड़ता है। लिहाजा सभी ने मेरी बात का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया है। जयपुर लौटने पर पायलट ने मीडिया से बातचीत में गहलोत के निकम्मा और नाकारा बताने वाले बयान को लेकर दुख जताया था। पायलट ने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझे दुख और निराशा हुई। पायलट ने कहा कि हमारे पास बड़ा मिशन है, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसे कई कड़वाहट सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हैं, जिसे कम होने में अभी काफी वक्त लगेगा। शरद पवार के परिवार में घमासान तेज हो गया है। पहले तो अजीत पवार के बेटे पार्थ को एनसीपी के नेताओं ने अनुभवहीन बताकर उनकी बेइज्जती कर दी। फिर सुप्रिया सुले ने पार्थ के बयान को उनके निजी राय बता दिया। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब शरद पवार ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे पार्थ की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो अपरिपक्व है। अपने बेटे पार्थ की इस सार्वजनिक बेइज्जती से अजीत पवार बेहद नाराज हैं और चाचा भतीजे के बीच ठन गई है। पवार परिवार में मचे इस घमासान पर चुटकी लेते हुए रामदास अठावले ने कहा कि गणेश विसर्जन के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का भी विसर्जन हो जाएगा। शरद पवार के हाथों बेइज्जत हुए पार्थ पवार के तेवर सख्त हैं। सूत्र बताते हैं कि वे जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। परिवार के मुखिया शरद पवार की बेरुखी से आहत पार्थ पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी सुप्रिया सुले ने उठा ली है। सुप्रिया सुले अजीत पवार से मिलने सीधा मंत्रालय पहुंच गईं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र बारामती से संबंधित किसी काम के लिए अजीत पवार से मिलने आई हैं। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं चल रही थीं। इसी बीच शाम को पार्थ पवार अपनी बुआ सुप्रिया सुले से मिलने शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पर पहुंच गए। इससे पहले पार्थ के नजदीकी सूत्रों ने यह बड़ी खबर तेजी से फैलाई कि पार्थ पवार शरद पवार के बयान से नाराज हैं।
और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के दूसरे बड़े नेता छगन भुजबल ने कहा कि पार्थ पवार राजनीति में अभी नए हैं। इस बीच एनसीपी खेमे से ये खबर आई कि पिछले चुनाव के वक्त एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को वापस लाने के लिए रणनीति तैयार की गई है और इसकी जिम्मेदारी शरद पवार ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और अपने अजीत पवार को सौंपी है। एनसीपी ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी में गए नेता वापस लौटना चाहते हैं। इन खबरों का खंडन करते हुए बीजेपी ने तंज कसा कि एनसीपी पहले अपना घर और परिवार संभाले। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि बीजेपी को न तो किसी का परिवार तोड़ने में कोई रुचि है और न ही सरकार गिराने में। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी नेता पार्टी और सरकार के भीतर की कलह से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी को तोड़ने की मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं। इधर आरपीआई अठावले के नेता और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया कि गणपति विसर्जन के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सरकार का भी विसर्जन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बार फिर कई चुभते हुए सवाल पूछे हैं। सुशांत के परिवार वाले और करीबी इस मामले में शुरू से ही मुंबई पुलिस की तफ्तीश के तरीके पर सवाल उठाते रहे हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक साथ 3 ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने केस से जुड़े कई कान खड़े कर देने वाले सवाल पूछे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किया कि सुशांत की मौत के बाद उनके घर सुशांत की बॉडी देने 2 एम्बुलेंस आई थी। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुई थीं। कहीं कई टीवी चैनल्स ने भी दावा किया था कि सुशांत के फ्लैट के नीचे 2 एम्बुलेंस आई थीं। ऐसे में स्वामी ने ट्वीट कर सवाल किया कि वहां 2 एम्बुलेंस क्यों खड़ी थी, किसने बुलाया था उन्हें। अगर मुझे भरोसेमंद जवाब नहीं मिलता है तो हमें सुशांत का वो सर्वेंट दोस्त तो मिल सकता है। कहाँ है सैमुअल? वो मिसिंग है। वो जिंदा भी है या मर गया? तो क्या वो दूसरी एम्बुलेंस उसकी थी? स्वामी से पहले सोशल मीडिया पर आम जनता ये सवाल उठा रही थी कि 2 एम्बुलेंस का क्या काम था। सैमुअल, जो कि सुशांत का अच्छा दोस्त और उसके घर पर रहता था, वो कहाँ है? सैमुअल की अब तक कोई जानकारी न आने को लेकर भी कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं कि वो दूसरी एम्बुलेंस कहीं सैमुअल के लिए तो नहीं थी। इसके पहले राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सुशांत सिंह राजपूत के शव को उनके आवास से अस्पताल तक पहुंचाया था, उनके अनुसार दिवंगत अभिनेता के पैर टखने के नीचे से मुड़े हुए थे, जैसे कि वो टूट गए हों। स्वामी ने उन 5 डॉक्टर्स को भी सवालों के घेरे में लिया जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया। स्वामी ने कहा कि सीबीआई को कूपर अस्पताल के उन 5 डॉक्टर्स से कड़ी पूछताछ करनी चाहिए जिन्होंने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत सिंह राजपूत के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनुसार सुशांत के पैर के टखने के नीचे का हिस्सा मुड़ा हुआ था, जैसे कि वो टूट गया हो। मामला सुलझने वाला नहीं है। स्वामी के चौंकाने वाले ट्वीट ने सोशल मीडिया में एक बार फिर से इस विषय को ज्वलंत बना दिया है। सोशल मीडिया पर पहले से ही लोगों की बहस का एक प्रमुख मुद्दा रहा है कि सुशांत की मौत वास्तव में एक आत्महत्या का ही मामला है या उनकी हत्या की गई है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि यह आत्महत्या का मामला है, मगर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले को संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है और हर कोई ये सवाल का जवाब जानना चाहता है कि अगर सुशांत ने आत्महत्या ही की है तो वो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को उनके मुंबई स्थित आवास पर फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को उसी दिन पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिनेता की मौत को स्पष्ट तौर पर आत्महत्या का मामला करार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
अजीत पवार के बेटे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन क्या किया? उनके दादाजी यानी शरद पवार ने भरी महफिल में पार्थ को बच्चा कह दिया। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि मेरे पोते ने जो मांग की है उसे 1 पैसे की भी अहमियत न दें। पार्थ के इस बयान के बाद एनसीपी में विवाद के शोले भड़कने लगे, तो बीजेपी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा कि एक दादा अपने पोते की इस तरह से बेइज्जती कर सकते हैं, ऐसा पहला मामला मैंने पहली बार ही देखा। नितेश राणे ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये कहा कि अपने पोते को इस तरह से फटकारने वाले दादाजी को देखकर काफी अफसोस हुआ। एक दादा अपने पोते को इस प्रकार सरेआम बेइज्जत कर सकता है, ऐसा पहली बार देखा गया। राणे ने यह भी सवाल पूछा कि आखिर ये गुस्सा किसके लिए है? पार्थ ने राम मंदिर का समर्थन किया था इसलिए ये गुस्सा है, या फिर सीबीआई जांच का समर्थन करने की वजह से? विधायक नितेश राणे ने भी पार्थ पवार का समर्थन करते हुए तारीफ करते हुए ये कहा कि आज मैं फिर से कहता हूं, पार्थ पवार बड़ी लंबी रेस के घोड़े हैं, रुकना नहीं मित्र। नितेश राणे ने ये बात ट्वीट करके कही। पार्थ ने कुछ दिन पहले भूमि पूजन के दिन जय श्री राम बोला था और मंदिर निर्माण का समर्थन किया था। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच की मांग भी की थी और इन दोनों बातों से धर्मनिरपेक्ष छवि वाली एनसीपी के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने लगे थे। उद्धव ठाकरे के न चाहते हुए भी सीबीआई ने सुशांत मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच हर दिन कोई न कोई नया खुलासा सामने आ रहा है। अब इस मामले में एक ऐसी औरत का नाम सामने आया है जिसे रिया पल पल की जानकारी दे रही थी। सवाल यह है कि आखिर वो मिस्ट्री लेडी कौन है और रिया चक्रवर्ती उसके साथ क्या जानकारी शेयर कर रही थी, और ये कि सुशांत मामले से उन महिला का क्या कनेक्शन है। क्योंकि सुशांत की मौत वाले दिन यानी 14 जून को रिया ने एक महिला से 1 घंटे 7 मिनट बात की थी। सुशांत की मौत के दिन रिया को 7 फोन कॉल्स और 25 मैसेजेस आए, वहीं और रिया ने 9 कॉल्स की। सुशांत की मौत वाले दिन सुबह 7:38 पर राधिका मेहता नाम की महिला ने रिया को कॉल किया था। इस दौरान दोनों के बीच 30 मिनट 55 सेकंड तक लंबी बातचीत हुई। इसके बाद रिया ने फिर 8:08 पर रिया मेहता को कॉल किया और इस दौरान दोनों के बीच फिर से 30 मिनट लंबी बातचीत हुई। रिया ने फिर तीसरी बार राधिका को 8:38 पर कॉल किया और इस बार दोनों के बीच 5 मिनट 41 सेकंड बात हुई। सुशांत की मौत वाले दिन रिया ने राधिका मेहता नाम की महिला से 1 घंटे 36 सेकंड बात की। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से उनके पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी, तभी से नए मोड़ सामने आना शुरू हो गए। पहले तो बिहार पुलिस ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने उनका जांच में सहयोग नहीं किया और फिर बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने भी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए जांच शुरू कर दी है।